अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हम सब टॉपिक्स उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स, फिर फॉस्फोलिपिड्स जो उसमें मेन कंपोनेंट है, एक ऑब्वियस कंपोनेंट है, उसको स्टडी करेंगे। एंड देन हम जो उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स किस कौन सी टाइप्स हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, लोकेशन क्या है, उन सबको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर जो हम इंशाल्लाह लास्ट में जब ये पढ़ लेंगे दोबारा से इसको स्टडी करेंगे। बट अगर हम आगे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम सेल मेम्ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर और उसका एक जो है समरी से कह सकते हैं वो डिस्कस करें, तो सेल मेम्ब्रेन की इन्वेलप होता है, आउटर मोस्ट इन्वेलप, जो सेल के बाहर होता है, जिसके अंदर जो है वो ऑर्गेनेलीज और फ्लूइड जो चीज़ें भी हैं वो प्रोटेक्ट रहती हैं। यानी कि अगर आप ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है और ये इनसाइड ऑफ द सेल है, तो ये सेल की इनसाइड को प्रोटेक्ट करता है और सराउंड करता है। ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि इसमें दो मेम्ब्रेन, जैसे अगर आप ये देखो तो आपको देखा होगा कि यहाँ पे बाई लेयर्स हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉस्फोलिपिड बाई, यानी कि एक बाहर की तरफ लेयर है और एक अंदर की तरफ लेयर है, तो ये डबल मेम्ब्रेनस हो गया, जिसको हम फॉस्फोलिपिड बाई लेयर भी कहते हैं। और इसकी अगर अकरेंस की लोकेशन की बात करें तो ये तमाम सेल्स में, चाहे प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स हो, तमाम सेल्स में प्रेजेंट होती है। अगर हमने पहले डिस्कस किया था सेल वॉल, सो सेल वॉल को हमने ये कहा था कि वो स्पेसिफिक है, वो यूनिक है फॉर प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स। बट इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये तमाम सेल्स में प्रेजेंट होती है, बिकॉज ये एक इंटेग्रल पार्ट होती है। तो ये प्रोकैरियोट्स चाहे बैक्टीरिया हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, फंजाई हो, सब में ये प्रेजेंट होती है। इट्स अ मेन कंपोनेंट और इंटेग्रल पार्ट है। फिर अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस इसको पढ़ने के बजाय अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको एक तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नजर आ रही है, फर्स्ट कंपोनेंट। देन आपको एक ऑब्वियस चीज़ नजर आ रही है, प्रोटीन्स, सेकंड कंपोनेंट। फिर आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आ रहे होंगे जो कि वी शेप्ड, वाई शेप्ड यहाँ पर हैं, सो थर्ड कंपोनेंट। एंड फोर्थ इज कोलेस्ट्रोल, और कुछ माइन्यूट जो है वो कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स के प्रेजेंट होते हैं, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, और ये कोलेस्ट्रोल है जो लाइट ब्लू कलर में शो हुआ है। अगर इसकी ओवरऑल थिकनेस की बात करें तो ये 5 to 8 नैनोमीटर, यानी कि 5 to 8 × 10⁻⁹ नैनोमीटर्स के बराबर है। यानी इट्स क्वाइट थिक, क्योंकि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर नेचर ने बनाया है वो बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग है, और कहीं भी जो है ना वो लैक नहीं करता, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इसकी थिकनेस भी 5 to 8 नैनोमीटर है। अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो कभी आपने अगर मैच स्टिक्स को देखा हो, यानी कि जिससे हम स्टोव को जलाते हैं, तो उसका एक हेड होता है। मतलब अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊं, सो ऐसे उसका हेड होता है मैच स्टिक का, और इसकी एक मतलब टेल होती है या उसकी स्टिक होती है। जो हेड होता है वो रेड कलर का होता है, और जो टेल होती है वो बेज कलर की या स्किन कलर की होती है, इस तरह का। अब अगर आप मैच स्टिक्स को देखें और फिर आप देखें फॉस्फोलिपिड्स को, जो कि है तो मैच स्टिक्स की तरह, लेकिन उनकी टेल्स टू होंगी, इनकी इस तरह से उनका शो होगा। सो एक उनका हेड होगा और दो उनकी टेल्स होंगी, तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। और पूरा जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसी से बना हुआ है। अब अगर हम इस एक फॉस्फोलिपिड को थोड़ा सा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए जूम इन कर लें, सो यहाँ पर आप देखें एक स्ट्रक्चर है जिसमें जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। अब जो सेल है ना उसमें फ्लूइड्स होंगे, वाटर भी होगा। सो कुछ पार्ट लिपिड्स अगर हम देखें ना तो ये फॉस्फोलिपिड्स ऑफ कोर्स। तो लिपिड्स जो है ना वो होते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी से डरते हैं। अगर कभी आपने पानी में ऑयल डाल के देखा हो, क्योंकि ऑयल लिपिड्स होते हैं, पानी में कभी आप ऑयल डालेंगे ना तो ऑयल कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अगर हीट करें दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट डिस्कशन, बट अगर पानी में आप ऑयल डालें, अगर अभी आप एक्सपेरिमेंट करें, तो वो डिजॉल्व में मिक्स नहीं होता, उसका सोल्यूशन नहीं बनता। तो इस तरह से जो फॉस्फोलिपिड्स, ऑफ कोर्स उसका एक पार्ट लिपिड है, तो वो जो लिपिड वाला पार्ट होगा ऑफ कोर्स वो हाइड्रोफोबिक होगा। सो जो टेल है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लविंग है। फिलिक मीन्स लविंग, एंड हाइड्रोजोफोबिक, यानी कि जो वाटर अफ्रेड है, जो वाटर से स्केयर होती है, वो जो है वो टेल है। अब अगर एक मैंने पहले आपको बताया, अगर कोई चीज़ पानी से डरती है, इसका मतलब है वो डिजॉल्व नहीं होती पानी में, तो यानी कि वो लिपिड वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पर यानी कि लिपिड्स हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं कौन से लिपिड्स हैं, ये थोड़ा सा टिल्टेड क्यों है। बट अगर हम थोड़ा सा
स्टार्टिंग या एक बेसिक कॉन्सेप्ट लें तो अगर एक चीज़ हाइड्रोफोबिक है तो मतलब वो लिपिड्स होगा, और जो हाइड्रोफिलिक हेड है यानी कि उसमें फॉस्फोलिप मतलब फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड जो कि वाटर लविंग है वो वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये टिल्टेड क्यों है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, वो स्टडी करते हैं। सो अगर आपने इसको पढ़ लें तो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ऑफ कोर्स जैसे हर चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे हमने सेल वॉल पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि प्लांट्स में जो है वो सेल्यूलोज मेन कंपोनेंट होगा। फिर अगर हम फंजाई की बात करें तो काइटिन, और अगर हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की प्रोकैरियोट्स की तो पेप्टिडोग्लाइकिन जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इसका जो फंडामेंटल, ऑफ कोर्स बाकी कंपोनेंट्स भी हैं कुछ लार्जर अमाउंट्स में कुछ माइन्यूट अमाउंट्स में, बट जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स का जो हेड है जैसे हमने पहले डिस्कस किया वो है वाटर अट्रैक्टिंग, और जो उसका जो टेल है वो है वाटर रिपेलिंग या हाइड्रोफोबिक। अब पहले हम टेल की बात करते हैं, तो टेल में ऑफ कोर्स लिपिड्स होंगे। अब लिपिड्स के स्ट्रक्चर में हमने देखा होगा फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, सो अब लिपिड्स का जो फैटी एसिड्स होंगे ना, कि जो लिपिड का जो हम कह सकते हैं नॉन पोलर पार्ट है वो उसका टेल बनाएगा। ठीक है, और अब इस टेल में भी दो तरह का, एक टेल आप देखो स्ट्रेट है और एक थोड़ी सी टिल्टेड है। तो जो स्ट्रेट टेल होगी वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो वाले फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होती है और उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, मतलब वन बॉन्ड, इनके चार बॉन्ड्स होंगे और उसकी टेट्रावैलेंसी वैलेंसी कंप्लीट होगी। ठीक है, बट अनसैचुरेटेड में हमारे पास हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, तो हमें एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वट लगाना पड़ता है। तो जो टिल्ट है यानी कि टिल्ट जो बनता है ना, कहीं भी अगर टिल्ट, अगर यहाँ पर टिल्ट बना है मतलब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक टिल्ट बना है यानी कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। तो टिल्ट मैंने पहले बताया था यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना, मिल के बना है। अब हम बात करते हैं हेड की। तो मैंने बताया कि लिपिड्स में एक पार्ट होता है ग्लिसरॉल। अगर आगे हम जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम ये डिस्कस ज़रूर करेंगे कि क्या चीज़ किससे बनी है। सो जो लिपिड्स होते हैं वो मिलके बने होते हैं ग्लिसरॉल से, जो कि एक अल्कोहल है, प्लस फैटी एसिड। अब हमने क्या किया, लिपिड्स का जो ये वाला पार्ट है यानी कि ग्लिसरॉल, जो हमने बात की ग्लिसरॉल जो फैटी एसिड है उसने बना दी टेल। ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर पार्ट है ग्लिसरॉल। अब ये जो है ना पोलर होता है अल्कोहल, मतलब वाटर में मतलब हो सकता है डिजॉल्व, थोड़ा सा पार्शली सॉल्युबल होता है, हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें फॉस्फेट भी है तो ये जो ग्लिसरॉल है ये होगा, इसके हेड बनेगा इससे। सो ये इसके मेन पार्ट्स हैं। अब पहले हमने पढ़ा था कि फॉस्फो यानी कि फॉस्फो भी है यानी कि फॉस्फोरस भी है, फॉस्फोरिक एसिड हो या फॉस्फेट की फॉर्म में हो, जो जो यानी कि जो फॉस्फेट होगा वो भी बनाएगा इसकी हेड, क्योंकि ये भी पोलर होता है, इसमें भी पोल्स बनते हैं जैसे अगर आप देखें उसका स्ट्रक्चर। तो ये मैं लिखा रहने देती हूँ, ये इसका एक जनरल सा जिसको मैं स्ट्रक्चर कह सकते हैं या इसको जनरल सा इसका कंपोनेंट्स कह सकते हैं। सो जो स्ट्रेट टेल है यानी कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी, टिल्टेड टेल है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी। फिर जो लिपिड का ग्लिसरॉल वाला पार्ट है वो हेड में रहेगा। ठीक है, कनेक्टेड तो वो होगा लेकिन वो हेड में रहेगा, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो भी हाइड्रोफिलिक हेड का पार्ट होगा, क्योंकि उसमें भी पोल्स होते हैं, वो पोलर होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, वैसे बेसिक स्ट्रक्चर आपको ही पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा और इंडल्ज करना है, सो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आप देखो तो एक फॉस्फेट है, यानी कि अब अगर आप ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखते हो तो ग्लिसरॉल जो है वो उसमें 3 कार्बन्स होते हैं और वो अल्कोहल होता है। ठीक है, मतलब जैसे अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है इसको मैं कैसे बताऊँ, बट जैसे CH2 है ना, CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 एज इट इज, और जो नीचे बॉन्ड है ना एक बार OH होता है, इधर भी OH होता है इधर भी OH होता है, तीनों OH लगे होते हैं। ठीक है, जब हम लोग बनाते हैं तो ना हमारे पास वाटर निकल जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, जो फैटी एसिड्स हैं वो एसिड है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड मतलब COOH, मतलब यहाँ पर होता है हमारे पास 1 मिनट।
जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो है ना ये सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर ओ एच होता है, एक और ओ एच होता है, ठीक है। और इधर भी मतलब एक और ओ एच होगा ओ के साथ, यहाँ पर भी एक और ओ एच होगा। सो दो तरह के एच हो गए, यानी कि यहाँ पर भी ओ एच होगा, सी डबल ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर भी ओ एच है। अब ये वाला ओ एच है ना, ये इससे रिमूव हो जाएगा, ये वाला ओ एच इससे रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। इतना तो आपको पता होगा क्योंकि ये एलिमिनेशन वाला पार्ट है जिससे बॉन्ड्स बनते हैं। ओह शिट, एक सेकेंड। अब जो ये वाला आपने जब बॉन्ड रिमूव हुआ, तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस के साथ नीचे यहाँ पर एक होगा ओ एच होता है, फॉस्फोरस के साथ नीचे एक होता है पी ओ नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर ओ के साथ आर अटैच्ड है, और यहाँ पर हमारे पास ओ के साथ एच अटैच होता है ओ के साथ, ठीक है। और एक और हमने आप देखे ना नीचे ओ एच है, तो ओ एच और एच रिमूव हो जाएगा, तो ये दोनों बॉन्ड्स बन जाएंगे। वैसे ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं, क्योंकि हम अभी इसकी मॉर्फोलॉजी या इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े, बट ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा आपको बता देती हूँ। अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं, तो आप लोगों को इसका आइडिया हो गया होगा, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स, अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें, प्रोटीन्स भी इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर का एक इंटीग्रल और ऑब्वियस पार्ट है जो कि नज़र आता है। मतलब अगर आप कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बट अगर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर या प्रोटीन्स की बात करें तो बहुत ऑब्वियस सा पार्ट है। सो इसको भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो जो प्रोटीन्स है ना सेल मेम्ब्रेन में, वो दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है इंटेग्रल, ठीक है, और एक हमारे पास होती है पेरिफेरल। पेरिफेरल का अगर लिटरल मीनिंग देखें ना, तो वो होता है साइड लाइन, मतलब कि जो चीज़ मतलब कॉर्नर में होगी, यानी कि थोड़ी सी होगी कॉर्नर में होगी, तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल या पेरिफ्री। जैसे कोई एक चीज़ है, कोई जैसे मैं उसका आपको कोई स्ट्रक्चर बताऊं कि कैसे होता है। यानी कि जैसे ये एक सर्कल है, तो इसके जो कोने में जो चीज़ है ना पेरिफ्री में, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल, ठीक है। और इंटीग्रल हो सेंटर ऑफ अटेंशन हो, जो इंटीग्रल हो यानी कि जो ऑब्वियस हो। जो पेरिफेरल पेरिफ्री में होगी ना वो प्रोटीन, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और जो इंटीग्रल, जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, जो सेंटर में है, जो बहुत ऑब्वियस नज़र आ रही है, वो होती है इंटीग्रल प्रोटीन। अब इसमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट जो है वो टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इंटीग्रल ऑफ कोर्स, पहले इंटीग्रल को स्टडी करते हैं कि ये जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस रेड कलर में आपको नज़र आ रही है वो है इंटीग्रल प्रोटीन। ये वाली दोनों इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और जो लास्ट में आपको यानी कि सेल से बाहर, सेल के अंदर एम्बेडेड नहीं है, वो सेल से बाहर पेरिफ्री में, सेल से बाहर आप देखो ना इन हेड्स के बाहर नजर आ रही है, जो पेरिफ्री में नजर आ रही है वो पेरिफेरल प्रोटीन्स है। पेरिफेरल प्रोटीन्स तो एज इट इज़ है, ये तो ऐसी है कि आप कभी भी जो है ना आपको इसको अंदर नहीं पाओगे। अगर अंदर हैं, अगर इसके सेल के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो इंटीग्रल होती हैं। जो चीज़ सेल के बाहर हो, वो मतलब सेल के बाहर नहीं बट पेरिफ्री पे, मतलब अटैच्ड होंगी, अनअटैच नहीं अटैच्ड होंगी, बट उसका एम्बेडेड नहीं होंगी, पार्ट ऑफ द सेल नहीं होंगी, पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नहीं होंगी। सो ये वाली जो ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रही है, ये वाली पेरिफेरल प्रोटीन है, दिस इज ऑल्सो पेरिफेरल प्रोटीन एंड दिस इज ऑल्सो पेरिफेरल प्रोटीन। अब इंटीग्रल में हमने बात की, जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है वो पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन्स है, सॉरी। इंटीग्रल प्रोटीन्स एक ऑब्वियस पार्ट है, और मतलब नजर आता है आपको, ठीक है, आप देखोगे तो वो आपको सामने नजर आएगा। इसका आप अगर छोटा सा ट्रिक लो कि जिस सेल के मतलब उसका कोई ना कोई पार्ट सेल के अंदर होगा, चाहे थोड़ा सा पार्ट हो, जैसे अगर ये वाला देखे ना थोड़ा सा पार्ट है पर सेल के अंदर है, अगर ये यहाँ तक हो ना, मतलब ऐसा हो कि ये जो प्रोटीन है वो यहाँ तक हो, ठीक है, यहाँ तक, ये ऊपर इसका पार्ट ना हो, ठीक है, ये वाला रेड इसको मैंने बता दिया, तो फिर ये पेरिफेरल बन जाएगी। लेकिन क्योंकि इसका जो पार्ट है थोड़ा सा हो, आधा बेशक पार्ट है, वो अंदर है सेल की, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, सॉरी सेल में बोल रही हूँ, पर सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर है, तो एक इंटीग्रल प्रोटीन बन गई है, ठीक है। अब इंटीग्रल प्रोटीन में भी दो तरह की टर्म्स आती हैं। एक है हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन इनकी जो चीज़ जो है ना मेम्ब्रेन के आर पार हो रही है, गुजर के जा रही है। अगर आप इन दोनों प्रोटीन्स को देखें, जो समझे इसको आपने प्रोटीन वन कह दिया, इसको हमने प्रोटीन टू कहती है। इन दोनों प्रोटीन्स को अगर देखें, इसको हमने कह दिया प्रोटीन वन, इसको हमने कह दिया प्रोटीन टू। प्रोटीन टू, दोनों प्रोटीन, प्रोटीन वन एंड प्रोटीन टू को अगर हम देखते हैं, तो आप देखोगे कि ये
मेम्ब्रेन से आर पार हो रही है, यानी कि जो चीज़ मेम्ब्रेन से गुजर के जा रही है, एम्बेडेड होके गुजर, मतलब बहुत एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, जो है ना वो धंसी हुई है ना, तो ये होंगी ट्रांस मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन से आर पार हो रही है। अब ये वाली जो प्रोटीन है, ऑफ कोर्स ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इसका जो है वो पार्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, बट ये ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है। ऑल्दो ये इंटीग्रल प्रोटीन है, बट दिस इज नॉट ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये आर पार नहीं हो रही। इसका पार्ट तो सेल के अंदर है, बट ये आर पार नहीं हो रही है। ये एक पार्ट ऑफ दस, मतलब या तो अपर पार्ट पे होगी, लोअर पार्ट पे होगी, बट जो है ना वो ऑल द वे नहीं होगी अलोंग द सेल मेम्ब्रेन। सो ये होती है, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स भी हैं। ऑल्सो एक और टर्म इनसे एसोसिएटेड है, वो है ट्रांस मेम्ब्रेन 1 और 2 पे। बट दिस प्रोटीन, दिस इज अ इंटीग्रल प्रोटीन, बट इट इज नॉट अ ट्रांस मेम्ब्रेन, बिकॉज ये अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पास नहीं हो रही। ठीक है, ये इसके कुछ टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट थी, सो मैंने कहा कि आपको मैं इसको एक बार बता दूँ। इसमें जो है वो, यस, अब यहाँ पर लिखा हुआ ना इंटीग्रल प्रोटीन मोनोटॉपिक, मतलब एक साइड पे इसका, मतलब जो इसका कॉर्नर है या इसका जो हेड है वो एक साइड पे है, तो उसको हमने मोनोटॉपिक कह दिया। सो इसमें यही कुछ टर्म्स जो इंपॉर्टेंट थी। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज वगैरह में भी ये ज़्यादातर रिपीट हो जाते हैं। सबसे पहले इंटीग्रल प्रोटीन्स की हम बात करते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स इंट्रिंसिक हैं। इंट्रिंसिक मतलब इनर, इंट्रिंसिक मतलब जो चीज़ बहुत इनर पार्ट में हो ना, जो इंट्रिंसिक हो, बिल्कुल जो है ना एक चीज़ इन्वॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। सो अगर आप देखो इन तीनों प्रोटीन्स में इंट्रिंसिक है, इनर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो इसको इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। आप इसको याद कर सकते हो, आई से इंटीग्रल, आई से इंट्रिंसिक। ठीक है, सेकेंड हमने बात की पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि एक्सट्रिंसिक है, एक्सटर्नल पार्ट में प्रेजेंट है, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन अटैच तो है, बट एक्सट्रिंसिक पार्ट है, नॉट एन इंट्रिंसिक पार्ट। अब अगर इंटीग्रल की बात करें तो ये एम्बेडेड होती हैं, देख रहे हो आप, एम्बेडेड है, ये तीनों प्रोटीन्स एम्बेडेड है, यानी कि सेल के अंदर एम्बेड हुई हुई है ये। सो इसकी लोकेशन ये हो गई। और ये एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड मतलब अटैच्ड तो है बट एम्बेडेड नहीं है, एसोसिएटेड तो है बट एम्बेडेड नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं वो एसोसिएट कर रही हैं, अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं, बट वो मतलब सेल के अंदर इंट्रिंसिक वे में एम्बेडेड नहीं है, वो सेल के अंदर धंसी नहीं है। अब जो इनकी अगर इंट्रैक्शन देखें लिपिड बाय लेयर से, तो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है ये हाइड्रोफोबिक रीजन्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जो कि इसकी टेल्स होती हैं। आप देखो कि यहाँ पर जो कि, अच्छा एक बात मुझे याद करना, बताना भूल गई थी मैं। आपने देखा होगा कि क्योंकि सेल के बाहर, अगर आप सेल का स्ट्रक्चर भी देखोगे ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और सेल के बाहर भी वाटर होता है, फ्लूइड होता है, चाहे वाटर हो कोई भी चीज़ हो, फ्लूइड होता है। सो हमने जैसे पढ़ा कि जो सेल का हेड्स हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं और टेल्स हाइड्रोफोबिक हैं, तो ऑफ कोर्स जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा ना वहाँ पर हमेशा हाइड्रोफोबिक, एक चीज़ वाटर लविंग है वो हमेशा फ्लूइड वाले पार्ट में होगी, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यानी कि अपसाइड डाउन ये रहती हैं, ये वाला ऐसे रहेगा और इससे अपसाइड डाउन नीचे वाली लेयर रहेगी। सो यहाँ पर भी फ्लूइड है इनके साइटोप्लाज्म, ऊपर भी एक्सटर्नल फ्लूइड है। सो ये ऐसे रहती हैं। सो जो अब हम बैक टू द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो इंटीग्रल प्रोटीन है ना वो हाइड्रोफोबिक पार्ट को करती हैं। अब देखो ज़्यादातर जो इनका पार्ट है ना, इन दोनों तीनों प्रोटीन्स का, आप देखोगे ज़्यादातर पार्ट इस वाले पार्ट में ही है, ये वाला थोड़ा सा पार्ट इधर है, ये वाला थोड़ा सा पार्ट इधर है, इधर भी थोड़ा थोड़ा पार्ट है, बस ज़्यादातर पार्ट इसके हाइड्रोफोबिक रीजन में है, तो इसका मतलब है ये इंटरेक्ट करती हैं हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ सेल मेम्ब्रेन के। और जो हमारे पास एक पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, वो या तो लिपिड बॉन्डिंग के साथ एसोसिएट करती हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस के साथ, जो कि क्योंकि ऑफ कोर्स आइंस और इलेक्ट्रॉन्स की भी मतलब पासिंग होती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट हम पर जब पढ़ेंगे, तो ये उन इंट्रैक्शंस के साथ जो है एसोसिएट करती हैं, यानी कि जो स्टैटिक चार्जेस होती हैं उनकी इंट्रैक्शंस, जो फिजिक्स में भी हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा लिपिड बॉन्डिंग के साथ, बाइंडिंग के साथ भी ये एसोसिएट करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखो तो इसके जो फंक्शंस है ना इंटेग्रल के, एक तो ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले, बिकॉज ये इसमें से कुछ इसी वाले ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गई जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में रोल प्ले करती है। फिर सेल सिग्नलिंग, कि सेल एक सेल दूसरे को से कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, उसको सिग्नल कैसे भेज रहा है, क्या फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सिग्नल भेज रहा है, वो सब काम इंटीग्रल प्रोटीन्स करती हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ यानी कि एंजाइम्स की पासिंग,
एंजाइम का ट्रांसपोर्ट, तमाम एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी ये वाली प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन्स है ना तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ तो इनमें होंगी। जो पेरिफेरल हैं, क्योंकि पेरिफेरी में होती हैं, इनका कोई एम्बेडेड या इंट्रिंसिक पार्ट नहीं है, तो ये शेप को मेंटेन करती है, शेप को मेंटेन करती है, ओवरऑल बाइंडिंग जो सेल मेम्ब्रेन की है उसको मेंटेन करती है। और क्योंकि एसोसिएटेड है, एम्बेडेड नहीं है, तो आराम से डिटैच भी हो जाएंगी, जब अगर इनका काम कंप्लीट हुआ ये डिटैच हो सकती हैं। अब अगर आप देखो तो ये वाली जो प्रोटीन्स है ना, इंटेग्रल प्रोटीन्स, अब अगर ये चाहे बड़ी मुश्किल से ये निकल नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि एम्बेडेड है। खास तौर पे जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन, बिकॉज ये आर पार हो रही है ना सेल मेम्ब्रेन से, तो ये बड़ी मुश्किल है कि ये कभी डिटैच हो सके। बट अगर आप ये वाली तीनों देखो ना, कि ऑरेंज कलर में जो हमें शो हो रही हैं प्रोटीन्स, अगर इनका काम कंप्लीट हो गया, इन्होंने अपना एक फंक्शन परफॉर्म करना था, चाहे शेप का फंक्शन था या कोई बाइंडिंग करनी थी, वो परफॉर्म हो गया, तो ये आराम से डिटैच हो सकती हैं, डिसकनेक्ट हो सकती हैं, डिसएसोसिएट हो सकती हैं फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। इनकी एग्जांपल्स में ऑफ कोर्स इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में आयन चैनल्स होते हैं, जिसमें आयंस की ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे कि आयन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम वाला, उसमें से आराम से हो सकती हैं। इसके अलावा रिसेप्टर्स के तौर पे ये एक्ट करती हैं, यानी कि रिसेप्टर होती हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर्स होती हैं। और ऑफ कोर्स जो मेन पार्ट है इनके ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन्स हैं, इनके ट्रांसपोर्ट करती हैं मटेरियल्स को। और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है, जैसे कि हमने बताया कि वो शेप में एक रोल प्ले करती हैं, शेप मेंटेन करती हैं, तो ऑफ कोर्स उनका कुछ फंक्शन तो होगा कि वो एक साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स है, कि सेल को एक स्केलेटन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो सेल जो है ट्रांसडक्शन है, और इसमें भी कुछ जो प्रोटीन्स हैं उनमें भी ऑफ कोर्स वो प्रोटीन्स हैं, तो एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं ये परफॉर्म करेगी। तो मतलब अगर आप इसको ओवरऑल देखो तो इंटेग्रल और पेरिफेरल जो है ना, इंटेग्रल बहुत मेन फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट का हो गया, आयन चैनल्स हो गए, मतलब जो मेन मेन फंक्शंस होते हैं किसी भी में। और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो ऑफ कोर्स उनका भी कुछ मेन फंक्शंस हैं, बट एक पेरिफेरल फंक्शन यानी कि साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को मेंटेन रखना, शेप को मेंटेन रखना, उन चीज़ों को ही कहीं ना कहीं जो है वो करती हैं। और अगर हम सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करें तो ये भी एक मतलब एक केमिकल या फिजिकल सिग्नल होता है जो ट्रांसमिट किया जाता है, कि एक पार्ट ऑफ द सेल से दूसरे पार्ट ऑफ द सेल। और ये भी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही जो है वो करती है, यानी कि इंटीरियर से एक्सटीरियर या एक्सटीरियर से इंटीरियर में कोई सिग्नल लाना हो, उसकी ट्रांसमिशन करनी हो, तो ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स करती हैं। अब अगर हम देखें तो ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग, यानी कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वो स्पैन कर रही है कि नहीं। इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमने बताया था कि वो स्पैन करती हैं, वो आर पार हैं, अलोंग द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। और वो कई कई बार मल्टीपल टाइम्स जो है वो पास कर सकती हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो कि ये जो प्रोटीन है ये थोड़ा सा टिल्ट हो गए वापस इधर आ जाए, तो इसके दो तरह के यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर वापस आ जाए। फिर जो तीनों प्रोटीन्स है ये एम्बेडेड है, यानी कि स्पैन करती हैं पूरे पूरे मेम्ब्रेन में। लेकिन जो हमारे पास पेरिफेरल है वो पेनिट्रेट नहीं करती हाइड्रोफोबिक कोर पे। वो आपने देखा होगा कि हमेशा वो हाइड्रोफिलिक पार्ट पे अटैच्ड है, या फिर किसी और इंटेग्रल प्रोटीन का पे अटैच्ड होंगी, बट वो कभी भी डायरेक्टली जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट पे अटैच नहीं होती। अच्छा, अब इनकी रिमूवल की बात की तो मैंने पहले बताया था कि इंटेग्रल प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं, बहुत मुश्किल है कि आप उसको पहले डिस्टर्ब करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा लिपिड बाइलेयर को, तब जाके वो अपनी जगह को छोड़ेंगी। लेकिन अगर पेरिफेरल की बात करें तो क्योंकि वो एसोसिएटेड हैं, लूजली अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं, तो अगर हल्की सी भी हम लोग पीएच को चेंज करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ऊपर नीचे कर ली, आइंस का हम लोग जो ट्रांसपोर्ट या उसका जो बैलेंस है उसको डिसबैलेंस करते हैं या इम्बैलेंस करते हैं, तो आराम से रिमूव हो सकती है, क्योंकि वो बहुत लूजली अटैच्ड होती हैं। अब जो इंटेग्रल प्रोटीन है उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर आप देखो, तो जितनी भी प्रोटीन्स हैं चाहे ये वाली प्रोटीन भी हो, तो ये इन तीनों से हमेशा मॉलिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा ही होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एम्बेडेड है, एक चीज़ बाहर है पेरिफेरी में प्रेजेंट है और एक चीज़ पूरी सेल में ब्रेन में एम्बेडेड है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, तो ऑफ कोर्स उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा और पेरिफेरल का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। सो ये आज का लेक्चर था, आई होप सो का समझ आया हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।